अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। इमरान खान की जानिब से 5 अगस्त को अपनी जेल हिरासत के 2 साल पूरे होने पर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक को नुक्ता अरूज पर ले जाने की डेडलाइन से कबल आखिरी अहम तरीन हफ्ता आज से शुरू हो गया है, जिसके आगाज़ पर और अब तक दिखाई देने वाली ऑन ग्राउंड सूरत हाल से यही अंदाज़ा हो रहा है कि PTI फ़िलहाल किसी बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक से अभी दूर है, या कम अज़ कम तासुर ऐसा दिया जा रहा है और मुल्क भर से कारकुनों और वोटर से एहतजाज के लिए मुतहर्रिक करने का अमल बज़ाहिर शुरू नहीं हुआ है। या तो ये एक डिलिबरेट मूव है PTI की, या फिर किसी किस्म की कोई तैयारी अभी तक उस तरीके की हुई नहीं है, या अभी भी तैयारी के फेज़ में। ये बातें खैर वक्त बताएगा। PTI क़यादत ने 5 अगस्त के मौका पर मीनार पाकिस्तान लाहौर के मकाम पर एक ग्रैंड जलसा ज़रूर करने का प्लान बना रखा है, मगर अभी तक पंजाब हुकूमत ने PTI को इस जलसे की ना तो कोई इजाज़त दी है और ना ही कोई इशारा ऐसा दिया है कि आप यहाँ पर ये जलसा कर सकते हैं। सो इस जलसे का इम्कान तो फ़िलहाल सिफर ही है। PTI के लिए एक भरपूर एहतजाजी तहरीक को लॉन्च करने और बाद में उसको इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त तक पीक पर ले जाने के हवाले से 3 बड़ी रुकावटें उस वक्त वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं कि जब PTI बहुत बात कर रही है कि हम एहतजाज करेंगे। सबसे पहली रुकावट गुज़िश्ता हफ्ते जेल में कैद पार्टी की सीनियर क़यादत समेत अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर और MNA अहमद चट्ठा को 9 मई केसेस में सज़ा होना है, जबकि अगले चंद रोज़ में मज़ीद ऐसी सज़ाएँ होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पार्टी क़यादत को 9 मई केसेस में सज़ाओं के बायस खुद फ़ाल होने और PTI वोटर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स को मुतहर्रिक करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी बड़ी रुकावट PTI क़यादत और वर्कर्स में 5 अगस्त के एहतजाज से कबल नए केसेस के इंदराज और मुमकिन गिरफ्तारियों का खौफ है, क्योंकि हुकूमत इससे कबल ही ये तरीक़ाकार PTI के हर बड़े एहतजाज से कबल या ऐन उसके मौके पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर चुकी है। तीसरी और सबसे बड़ी रुकावट किसी बैरूनी अंसर की पैदा की हुई नहीं है, बल्कि उसकी खालिक खुद PTI की मौजूदा क़यादत है, जो कि हैं शायद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और जिनके बायस अब एक वाज़ेह हिकमत अमली और एहतजाज को लीड करने के हवाले से किसी एक शख्सियत के नाम पर इत्तेफाक अभी तक सामने नहीं आ सका है। आज की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक PTI ने 5 अगस्त को लॉ की इजाज़त न मिलने की सूरत में एक प्लान B बना लिया है, जिसके तहत हर हल्के में एहतजाज किया जाएगा। PTI अब 5 अगस्त एहतजाज के फाइनल राउंड से कबल किन तैयारियों में मसरूफ़ है और क्या ये वाकई ही एक कामयाब एहतजाज साबित हो सकेगा? ऑब्जेक्टिव क्या है PTI का इस एहतजाज को करने का? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि 5 अगस्त इज़ राउंड द कॉर्नर और वो आप लोगों का मामला है ऐसा कि जिस पर आप लोगों ने एहतजाज को पीक पर लेके जाना है, तो बाकायदा तौर पे एहतजाज का आगाज़ आप लोगों की तरफ से कब से इरादा रखते हैं कि लॉन्च कर दिया जाएगा? देखिए जी, आगाज़ तो उसी दिन हो गया था जिस दिन चीफ मिनिस्टर KP पंजाब के, KP के और नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं उनको इस्लामाबाद से लेके लाहौर की तरफ गए थे। हमारा एहतजाज ख़ुसूसन एहतजाज तो 9 मई से ऑनवर्ड्स द होल इन स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट, आई हैव बीन सेइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग नाउ। और इवेंट्स जो है, ये जो 5 अगस्त का इवेंट है, इसका आगाज़ उसी दिन हो गया था जिस दिन ये सारे मेंबरान जो है वहाँ गए थे खान साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक। अब उस दौरान उस दिन से लेके आज तक अगर आप सोशल मीडिया देखें, क्योंकि आपके TV चैनल्स तो दिखाते नहीं हमारी एक्टिविटीज़, अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लोगों ने मोबिलाइजेशन शुरू किए हैं। कहीं पे कन्वेंशंस, कहीं पे रैलीज, कहीं पे पम्फलेट्स तकसीम हो रहे हैं, कहीं पे फ्लैग होस्टिंग हो रही है और डिफरेंट छोटे डिफरेंट तरह के प्रोटेस्ट हैं जो हो रहे हैं। एक सीरीज है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सिंध में भरपूर तरीके से, अभी जनरल सेक्रेटरी साहब भी वहाँ थे 2-3 दिन पहले, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं सिंध में। और जो पंजाब में फस्तायत है उसके मुकाबले में सिंध में पॉलिटिकल एक्टिविटी का स्पेस जो है वो नज़र आता है और वहाँ वो हो रही है। वहाँ रुकावट वहाँ भी है, फस्तायत वहाँ भी है। हफ्ता पहले वहाँ भी हमारी रैली पे पुलिस का हमला हुआ, मगर बहरहाल वहाँ पे अच्छी एक्टिविटी हुई। दाऊद शाह देखिए, अब कल उसने दुकी में भी एक रैली की, उससे पहले पिछले एक हफ्ते में 3-4 बड़े इवेंट्स कर चुका है। यहाँ पे KP में जो है वो मुख्तलिफ अजला के अंदर बहुत बड़े बड़े इज्तिमात जो हैं वो हो रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली इट्स स्टिल ऑन गोइंग प्रोसेस, प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन, दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि हमारा आईनी हक है और हर सूबे का सदर उसको लीड कर रहा है। KP के अंदर जो है, KP के अंदर खान साहब ने ये जिम्मेदारी अली अमीन साहब के जिम्मे लगाई है। जो लास्ट मैसेज आया अगर आप देखें तो अली अमीन, सलमान अकबर राजा,
और गौर साहब को इस पे जोर देने के लिए कहा गया है। और केपी को उनका सूबा है वो करेंगे। आलिया हमजा साहब पंजाब के लिए प्लान उन्होंने तैयार किए हुए। आपने देखा कि उन्होंने बड़ी रेगुलर मीटिंग्स की हैं और रीजन्स में। उसके बाद अगर आप देखें बलूचिस्तान, सो इट्स ऑन गोइंग। अब एग्जैक्टली अब उस दिन कौन क्या करेगा ये तो सूबाई सदूर जो है उन्हीं का प्लान है, एंड दे आर कीपिंग इट टू देयर हार्ट। अच्छा, बन गया हुआ है। एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड व्हाई दे आर कीपिंग इट टू देयर हार्ट, बिकॉज जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मसलन लाहौर में इस वक्त बड़ा ही शदीद क्रैकडाउन है, उसको मीडिया नहीं कवर कर रहा है, मगर बहरहाल वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, अदालतों के हाथों में से लोग उठाए जा रहे हैं। एनी नंबर दैट यू हैव फ्रॉम लाहौर के कितने लोग आप लोगों के अभी रिसेंट दिनों में अरेस्ट हुए हैं? देखिए दर्जनों जो है छापे पड़ रहे हैं, लोग इधर उधर हो चुके हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, मगर छापे तो रोज रात को पड़ रहे हैं ना जी। उन्हीं लोगों के घर बार बार वो जो एक लिस्टें बनी हुई है एक्टिविस्ट की, हमारे दोस्तों की, औरतों मर्दों की, तो पड़ रहे हैं वहाँ पे छापे। तो शेख साहब फिर अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर या तो आपने गवर्नमेंट की नाक में दम करना है या गवर्नमेंट ने आपकी नाक में दम करना है। इसकी कोई दरमियानी विन विन सिचुएशन नहीं ना, हमने नाक में देखे नहीं, हमने एक नाक में दम किया हुआ है तो इसीलिए तो उनको छापे मारने पड़ते हैं। हमने तो इतना नाक में दम कर दिया था कि उनको गोलियां मार के हमारे बंदे शहीद करने पड़े थे। नाक के दम होता है तो लोग एक करंट आते हैं ना, नहीं तो वरना जो लोग निजी सुकून से बैठे होते हैं उनको तो ये वाहियात किस्म के काम नहीं करने पड़ते। हुकूमतें तभी ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं जब उनके नाक में दम हो जाता है, और नाक में दम हम क्यों ना करें, ये हमारा आईनी हक है कि हम एहतजाज करें। ठीक है, वो तो आप हमें देखें असम्बलियों से अगवा करते हैं, आप अदालतों में फैसले नहीं होने देते, जमानतें नहीं होने देते, MNA MP आप हमारे डिस्क्वालीफाई करते जा रहे हैं, आप बेलें हमारी नहीं होने देते हैं, पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स नहीं होने देते, आप हमारे सब मुस्तैयद करते हैं। तो अगर हमारे पास प्रोटेस्ट नहीं होगा तो और क्या रास्ता है? की करिए फिर, सौ जाइए घर जाके, की करिए। तो वो प्रोटेस्ट मजीद नाक में दम करने के लिए किस तरह इनफ बनाएंगे आप लोग? मतलब वो कौन करेंगे जी, करेंगे सारे। देखें जो अपनी क्योंकि इस मर्तबा आप लोग इस्लामाबाद नहीं आ रहे ना, इस मर्तबा जो मौजूदा कैपेसिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की, उससे बढ़ के ही वो बेचारे करेंगे जो भी करेंगे। वर्कर तो करता है ना शेख साहब, वर्कर तो कर रहा है बेचारा, वर्कर तो गोलियां भी खा रहा है, वर्कर तो शहीद भी हो रहा है, वर्कर से तो गिला किसी का नहीं होगा, खान साहब का अपना भी नहीं होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि एक यूनिफाइड वे में PTI एहतजाज किस तरीके से करेगी, और क्योंकि इस्लामाबाद पहले जो नाक में दम होता था गवर्नमेंट का, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। यूनिफाइड क्या यूनिफाइड होता है? मैं आपको कह रहा हूँ कि हर सूबे का सदर जो है वो अपने अपने सूबे को लीड करेगा। यूनिफाइड क्या, हम सारों को सूबों से उठा के उनको सेंटर में इकट्ठा कर दें और पीछे से कौन चलाएगा वहां पे प्रोटेस्ट? हर कोई अपने अपने उसमें सूबे में कर रहा है, दे हैव देयर ओन प्लान्स। इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती से कह दिया था कि कोई इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएगा, सो दैट्स नॉट इवन द प्लान एज डायरेक्टेड बाय इमरान खान साहब। अच्छा, और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर वगैरह में एहतजाज करने से देखें लास्ट टाइम लाहौर गए हैं, तमाम MNAs MPs गए, वो एहतजाज तो नहीं था शेख साहब, एहतजाज तो नहीं कहे ना उसको एहतजाज कैसे हम कह सकते हैं? उससे क्या फर्क पड़ा गवर्नमेंट को? कहाँ उनके कान पे जूं रेंगी? क्या मतलब है उसको? आप एहतजाज समझते हैं जो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा का MPA गया? और आप क्या बात कर रही हैं शिफा, क्या बात कर रही हैं आप? जिस सूबे के अंदर 9 मई से लेके उस दिन तक मॉल रोड के ऊपर एक झंडा किसी को लहराने की इजाजत नहीं थी, वहां 500 गाड़ियों का काफिला झंडों समेत इमरान खान के नारे मारता हुआ पूरे लाहौर शहर में गुजरा है। कोई एक्टिविटी आपने देखी है 9 मई के बाद इस किस्म की वहां पर? और क्या होता है? अब कर ले कोई, ऐसे नहीं होता है। आप देखें ना, यही चीज है ना कि हम वो, अब आप लोगों की परसेप्शन और है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज मुमकिन ही नहीं थी, वो उन्होंने की है जाके और उसमें किसी वर्कर को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया कि हम नहीं चाहते थे कि वो प्रॉब्लम्स में आए, और उनका गिला था कि वो नहीं आते हैं। और वो गिला भी ऐसे ही है कि हर इलाके में से वर्कर को MNA MPA निकाल के लाता है जी, सीधी बात है। अब जो मर्जी बातें करता रहे, सारा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब हर MNA MPA नोन नहीं होता, उसकी शक्लें आप लोगों को पता नहीं है, वो मीडिया सेवी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि निकलते नहीं है। हाँ, ऐसे भी हैं जो नहीं निकलते हैं, मगर मेजॉरिटी हल्कों में से लोग, KP में से जो लोग आते हैं, मेजॉरिटी उनके अपने MNAs MPAs उनके साथ आते हैं। पंजाब में से जो लोग निकलते हैं, मेजॉरिटी उनके MNAs MPAs उनके साथ होते हैं। उनका ख्याल करना, उनको लाना ले जाना तादाद थोड़ी है, क्योंकि वहां पे जो जुल्म पंजाब में हो रहा है वो जिम्मेदारान पे MNAs MPAs भी उतना ही हो रहा है जितना वर्कर्स के ऊपर हो रहा है।
और उसके लिए जो डेडलाइन थी जो कोर्ट ने दी हुई थी कि 31 जुलाई तक की डेडलाइन है और आप लोग 9 मई के फैसले करें, तो उसके भी 4 महीने पहले वो डेडलाइन दी थी। अब 31 जुलाई को वो डेडलाइन भी लैप्स कर जाएगी, तो उससे पहले मजीद आप लोगों के ऊपर, चाहे क़यादत हो चाहे वर्कर हो, फैसलाबाद की खबरें हम तक भी पहुंच रही हैं कि फैसलाबाद में सजाओं का आपने तो इम्कान सिर्फ है। एमएनएस के नाम लिए हैं और एमपीएस के नाम लिए हैं। याद रखिएगा सरगोदे में हमारे 39 वर्कर्स भी हैं जिनको 10-10 साल की सजा हुई है। नहीं, मैं वर्कर्स की वो भी बात कर रही हूँ, मैंने तो कहा है कि जी वर्कर्स वगैरह इन सब की सजाएं होनी है, तो एक वो भी इम्पैक्ट होगा। आपको लगता है वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी जिस तरीके से ये मैसेजिंग करने की अब कोशिश होगी कि भाई देखें, हम बात सजाएं ये देंगे है, अगर मैं तुम लोग आपको निकलोगे? बताता हूँ, ये जो सजाएं होती हैं ये ऑब्वियसली नाहक सजाएं हैं। ये सिर्फ डराने के लिए, लोगों को अपने कॉज से हटाने के लिए हो रही हैं। और इसकी क्या हो जाए, एक एमएनए एमपी जो लाखों लोगों का नुमाइंदा है, उसको एक झूठे पर्चे के अंदर आप 10 साल की सजा सुना के डिस्क्वालीफाई करें और साथ उसको जेल भेज दें, उसको सजा दे दें। वो जो 4-5 लोग बेचारे बुजुर्ग वहां पड़े हैं, जिनको 26 महीनों में एक दफा आपने बेल ग्रांट नहीं की, जो उनका लीगल राइट था, जिसमें एक सेनेटर भी मौजूद है, जिसमें वाइस चेयरमैन भी हमारे मौजूद हैं, जिसमें हमारी यास्मीन राशिद साहब भी मौजूद। तो ये टैक्टिक्स डराने के लिए ही है ना, लोगों को अपने मिशन से हटाने के लिए है। मगर आप देख लें, कोई हटा है, कोई भागा है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी बताइए कि जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें और मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानात, गवर्नर साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। वो बार बार उनको पता नहीं अचानक से बहुत ज़्यादा ख्याल आया हुआ है और बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि गवर्नमेंट गिराएं। तो कुंडी साहब जो हैं वो तो उन्होंने तो मेरा ख्याल है पिछले एक हफ्ते में 3 से 4 मरतबा ये मेरे ख्याल स्टेटमेंट दे दी। में कुंडी जो है उसको उसकी क्योंकि उसको दिया ही गवर्नर का ओहदा इसीलिए गया है और उनकी यही जिम्मेदारी है, उनकी यही नौकरी है। और तो उनका कोई मेरिट नहीं बनता था ना, सिवाय इसके कि आप 13 इसमें वो तो गवर्नर बने भी। मैं आपको बताता हूँ कि वो गवर्नर बने भी जो है वो इसी वजह से है क्योंकि वो उस इलाके से हैं जहाँ का चीफ मिनिस्टर है। और उनका क्या मेरिट बनता था, तो अपनी अब सीट तो जीत नहीं सके थे। ठीक है, तो अगर वो बन गए हैं तो अब उनकी नौकरी ये है कि उन्होंने सिर्फ उनके खिलाफ बात करनी है, उनके खिलाफ बात करनी है और उन्होंने वो करना है। तो मैं ये उनको सिर्फ उनके कहूंगा खिलाफ कि सिर्फ चीफ बात ही मिनिस्टर होगी, बात की हद तक ही रहेंगे सुन आप ले, लोग? आगे जी सुन ले मेरी बात, आगे सुन ले मेरी बात। चीफ मिनिस्टर ने जो इस्लामाबाद में हम सब ने, पूरे पाकिस्तान की क़यादत ने इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है? जी जी। उसमें कहा था कि आ जाओ, ब्रिंग इट ऑन। जो कुंडी साहब, मैं भी कुंडी को यही कहता हूँ, ब्रिंग इट ऑन। बातें करने की बजाय ना, वो जिसको तुम इमरान खान की जिस मुजाहिद को बार बार चैलेंज कर रहे हो कि हम उसको हटाना चाहते हैं, वो तो कहते हैं आओ ना। ये जो है ना, ये जो सारा तूफान जो चाय की प्याली के अंदर है, ये गवर्नर हाउस के अंदर ही आता है और गवर्नर हाउस में ही खत्म हो जाता है। 4 दिन पजीराई होती है। ये ना हो कि ये गवर्नर हाउस भी हाथ से जाता रहे इनके। अच्छा, नहीं अभी वो तो कंफर्टेबल पोजीशन में है। अभी तो जो दूसरी बात पूछ रहे हैं लोग एक दूसरे नहीं, से, वो और आजकल कंफर्टेबल जो पोजीशन में है तो ऐसी कितने अनकंफर्टेबल पोजीशन है। चाको आपने देखा हमारा एमपीए भाग गया केपी में से, क्या नहीं हुआ? कोई भागा नहीं है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशंस के हवाले से हमें पीटीआई के भी मुख्तलिफ साथी जो हैं वो भी खदशात का इजहार तो बहरहाल कर कर रहे लें, हैं। केपी में किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो इलेक्शन होगा, हमारा ही बंदा आएगा। और यहाँ पर एमएनएस जो हैं आपके कौमी असेंबली में, उनकी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हवाले से हम बात सुन रहे हैं, उमर अयूब साहब के हवाले से। जी बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन का एक लेटर मैंने देखा है अभी जी आपकी गुफ्तगू से थोड़ी देर पहले। ये बड़ी ज्यादती है कि इतना जल्दी, ये जो इसको कहते हैं इनडिसेंट हेस्ट अंग्रेजी में कहेंगे, ये जो है ना बेहुदा किस्म की उजलत का मुजाहरा इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो लफ्ज तो अंग्रेजी में तो यही है, उर्दू में मैंने अब आपको खुद वो कर दिया है। जी। मतलब है कि अभी वो जो उनकी उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस के मुताबिक वो उसको जाएगा। और वो ये एक इनको इतनी जल्दी पड़ी हुई है नून लीग को सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनाने की कि आप ये देख लें। मैंने बिल्कुल लेटर पढ़ा है, उसमें आपने इनका नाम लिया, चट्टा साहब का नाम लिया, आपने बच्चर साहब का नाम लिया और बिलाल एजाज साहब भी हैं इसमें, जिनकी सीट तो उन्होंने पहले ही ले ली है। अब तो सिर्फ एक वेंडेटा ही है और तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट लेट मी टेल यू, ये सारे वो शेर हैं, ये सारे मुजाहिद हैं, ये इमरान खान के साथ खड़े थे, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। सीटें जो हैं वो मैटर नहीं करती हैं, सीटें इमरान खान की ज़ात के लिए। मेरी इन सब से बात हुई पिछले हफ्ते, इन्होंने अच्छा। कहा कि हम जूते की नोक पे रखते हैं ये सारी सीटें, जहाँ इमरान खान की ज़ात है हम उसके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। सो कर लो जो करना जो। ठीक है। अच्छा, अब 2 साल मुकम्मल होने के वाले हैं खान साहब को जेल में, और जिस तरीके से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई, चाहे उसमें कोई भी हम फैक्टर्स कंसिडर करें, चाहे गवर्नमेंट की फस्तायत का एक सारे ही फैक्टर फैक्टर कंसीडर करें जी, चाहे नहीं जी, सारे करें ना जी।
जितने गवर्नमेंट फैक्टर की। है सारे कंसिडर करो तुसी। अच्छा, तो अब फिर उसकी जिम्मेदारी हम किस पे आयद करेंगे? क्या सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, सारी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट की है जो कि? अच्छा, ये आप सवाल मेरे, आप शिफा, आप माजरत, आपके बड़ा एहतराम है, ये सवाल बनता नहीं। सारी जिम्मेदारी जिस हुकूमत ने इमरान खान को नाहक अंदर रखा हुआ है, जिन्होंने अपनी 26वीं तरमीम के बाद के बाद जज अपने लगा लिए हैं, जो फैसले नहीं होने दे रहे, ये सोल इनकी जिम्मेदारी, जिन्होंने उनको अंदर किया है, जो मुलाकातें नहीं करने देते हैं, जो फैसले हक में नहीं होने देते हैं। चंद बेवकूफ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे कहते हैं जी कि ये जी पार्टी वालों की, पार्टी वाले मर गए हैं, 14 शहादतें हो गई हैं, 19 से ज्यादा शहादतें 9 मई को हुई हैं, एमएनएज एमपी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, एवरेज के ऊपर एमएनएज एमपीएस के ऊपर 54 25 50 पर्चे हैं, लोग अपने घरों में नहीं जा सकते हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। और जिन्होंने अंदर डाला हुआ है, जो मिलने तक नहीं देते, जो जजों से फैसले तक नहीं होने देते, उन कोई गुंजाइश 1% की भी नहीं है। जिन्होंने डाला है, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और जिस लड़ने की पादाश में एमएनएज एमपीएस को सजाएं हो रही हैं, सिर्फ वो जिम्मेदार है। ठीक है। अच्छा, नेट इफेक्ट इस एहतजाज का आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? नेट इफेक्ट, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से भी होता है शिफा, हाँ जी, रजिस्टर योर पॉइंट, टू रजिस्टर योर पॉइंट, एक ही होता है एहतजाज का नुक्ता। हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो नाहक जबर के नतीजे में वो अंदर हैं, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, विड्रॉल ऑफ 26वीं तरमीम है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज हैं हमारे। अब तो चीजें, एजेंडा तो इस ब्रॉडर एजेंडा है ना, सिंबॉलिक तो ये इसलिए है क्योंकि 5 को खान साहब गिरफ्तार हुए थे, तो इट हैज टू गिव दिस मैसेज। सो यस, वो पीक होगी एंड देन दिस विल गो ऑन। तहरीकें चलती रहती हैं, दिस विल गो ऑन, लोग कुर्बान होते रहेंगे इसके अंदर, तहरीकें चलती रहेंगी। कोई एक जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, वो दूसरा जाएगा तो कोई तीसरा आ जाएगा, तहरीक नहीं रुकेगी। रजिस्टर कराना इज द ओनली पर्पस, मतलब ये मैं जानना चाह रही नहीं, और तोड़ा की ख्याल है उतो जाके जेल पान के, तो मतलब है कि ऐसी कोई मुसल्ला जत्था, सियासी पार्टी है ना, कानून और आइन के दायरे में। कई बंदे सोशल मीडिया पे सवाल करते हैं, वो जी सिर्फ मजम्मत ही कर रहे, तो और की करिए जाके खुदा ना खासा, मतलब है जाके बंदे मार छटिए। नहीं, बंदे मारने और बड़े रास्ते होते हैं। सियासी पार्टियां यही करती हैं, सियासी पार्टियां और क्या करती है, मुझे आप बताएं। मतलब ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये एक दिन का एहतजाज होगा जो 5 अगस्त को रजिस्टर होकर खत्म हो जाएगा, या आप लोग बैठेंगे, या मजीद जिस तरीके का इस्लामाबाद में एहतजाज पीटीआई करती रही है? की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है मेरी बहन, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है बैठने की। ये ऐसे लोग फिर कहानियां लेके शुरू हो जाते हैं। और लाहौर के जलसे की डायरेक्शन नहीं है। सूबाई सदूर सोली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने सूबों के अंदर चीजें डिजाइन करने के, और जनरल सेक्रेटरी ऑफिस के साथ उनका लियाज़ोन है, वो उन्हीं के साथ कर रहे हैं, बैठ के जो कर रहे हैं। जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे सेक्रेटरी जनरल ऑफिस या क्या इसे कहते हैं सदूर की तरफ से आती रहेगी, मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। मेरी सोल जिम्मेदारी यही है। ठीक है। अच्छा, और लाहौर जलसे की इंस्ट्रक्शंस हैं खान साहब की तरफ से कि मीनार पाकिस्तान पे? देखें जी, हमें इजाजत दे दें तो हम जरूर करेंगे जी। नहीं, उन्होंने कहा है, खान साहब ने कहा है, मैं ये पूछ रही हूँ। खान साहब ने तो एक ब्रॉडर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसमें जो स्पेसिफिक्स हैं वो सलमान अकरम राजा साहब और सूबाई सदूर के पास हैं जी, मगर वो स्पेसिफिक इस तरह नहीं है। एक जनरल ब्रॉडर है ना, जब आप कहते हैं कि एहतजाज पीक पे हो, तो दैट इज नॉट ओनली वन जलसा। हाँ, एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट। बिल्कुल, इन द पास्ट, जलसे तो वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट, दैट कैन नॉट बी अ पीक ना, वन जलसा कैन नॉट बी अ पीक। एग्जैक्टली, डिफरेंट इवेंट्स, बिल्कुल डिफरेंट इवेंट्स। यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी, या यही मैं जानना चाह रही थी कि इट वुड बी अ डिफरेंट इवेंट्स का एक मजमुआ ऑल टुगेदर, सारी एक तहरीक बाकायदा तौर पे, वो हम जानना चाह रहे थे एग्जैक्टली। और फाइनली ये बताइए शेख साहब के कासिम और सुलेमान के हवाले से कोई है प्लान पार्टी का, या आप लोगों की कोई उनसे बातचीत? जी, रीमा खान साहब ने हमें खबर दी थी कि वो अमेरिका जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। वो अमेरिका से लंदन चले गए हैं। अभी तक फैमिली की तरफ से, क्योंकि पार्टी उनके साथ डायरेक्टली नहीं करती इंटरैक्ट, फैमिली की तरफ से हमें उनके पाकिस्तान आने की कोई डेट सो फार नहीं दी गई। अगर डेट दे दी गई तो खान के बच्चे हैं, हमारा खान से अकीदत का रिश्ता है, तो खान के बच्चों से भी हमारा एक रिश्ता है। अब वो आएंगे, अपने वालिद के लिए खड़े होंगे, तो हम भी उनके साथ होंगे। ठीक है। और आखिरी चीज़ के, क्या उनको वीज़ा दरकार होगा पाकिस्तान एंटर करने के लिए, या उनके पास नाइकॉब कार्ड्स वगैरह हैं? इसके बारे में कुछ है? मेरे पास इसके बारे में कोई इतला नहीं है। इससे मैं गलत बात करूं। ये फैमिली के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हमने कभी, खान साहब ने क्योंकि अपने बच्चों को सियासत से, इन सारे मैटर्स से हमेशा दूर रखा है, तो उनकी इंफॉर्मेशन ऐसे पब्लिक नहीं है जैसे ये बाकियों के बच्चों की है।
So we don't know because they are not interested in politics. ठीक है, If they come, they'll only come for their father. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख वकास। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं और अब प्रोग्राम में जिक्र मुआशी फ्रंट पर इस वक्त भरपूर तरीके से डिस्कस होने वाले दो अहम इशूज़ का, जिनमें से एक है डॉलर की रुपए के मुकाबले में मुसलसल बढ़ती कदर का, और दूसरा इशू मुल्क में चीनी की किल्लत और उसकी बढ़ती कीमत का है। डॉलर की कीमत के हवाले से आज पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ये मुतालबा कर दिया है कि इसको 260 रुपये मुकर्रर किया जाना चाहिए, जो कि इस वक्त सरकारी तौर पर 285 रुपये है, जबकि डॉलर की ब्लैक में यानी कि अनऑफिशियल तरीके से जो खरीदो फरोख्त होती है उसमें 300 रुपये तक की फरोख्त होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी तरह मनी एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन भी डॉलर की मौजूदा कीमत 250 रुपये की हद तक मुकर्रर करने का मुतालबा कर रही है। दूसरा अहम तरीन इशू इस वक्त मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमतों का है, जो कि अब हुकूमत की जानिब से 165 रुपये फ़ी किलो की सरकारी कीमत के हिसाब से मुकर्रर किए जाने के बावजूद इस वक्त ओपन मार्केट में 190 रुपये से 200 रुपये के दरमियान फ्लोट कर रही है। डॉलर की कीमत ज़्यादा होने की वजह क्या है और चीनी अब क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर हैं और मुआशी तज्ज़ियाकार हैं अशफाक तोला साहब। अस्सलाम वालेकुम तोला साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तोला साहब। कोई डॉलर लेके आए हैं कि नहीं? आज आपको पता था हमने डॉलर पे बात करनी। हाँ, $500 मैंने लिए हैं आज। अच्छा। तो आपको चाहिए आप ले लें। अच्छा, नहीं थैंक यू। तोला साहब सबसे पहले ये बताइए कि वो तो अज़राए तफन्नुन नाजरीन, तोला साहब हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल हमारे बड़े भाइयों की तरह। सो तोला साहब अब ये बताइए कि लास्ट टाइम जब आप शो पे आए थे तो सबसे पहले यू वर द फर्स्ट वन कि जिसने ये बात की थी, और उसके बाद वो आग की तरह मार्केट्स में फैल गई कि डॉलर का जो रेट है वो क्रॉस कर जाएगा 300 रुपये की हद, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके हवाले से कुछ सोचा ना और अपने मेजर्स को ठीक ना किया। और आज पाकिस्तान बिजनेस फोरम भी डॉलर की कीमत को 260 रुपए तक लाने का मुतालबा कर रही है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि डॉलर की कीमत जो इस वक्त मार्केट्स में चल रही है वो मैनिपुलेटेड है या वो मसनूई तौर पर कदर मुतय्यन किया हुआ है उसको हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफा, देखिए एक साल से ज़्यादा बरसा हो गया मैं कहता आ रहा हूँ कि 235 से ऊपर का डॉलर नहीं था और आर्टिफिशियली हाई रखा गया था, क्योंकि आप मल्टीलेटरल IMF के मेरा ख्याल है एग्रीमेंट में हैं और उनका ये कहना था कि आप डॉलर की कदर को ऊपर रखें। उसमें कुछ चंद हमारे ऐसे अनासर भी हैं जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। वो ये चाहते हैं कि जी डॉलर हाई मिलता रहे उनको। जब डॉलर की कदर व कीमत हाई हुई और रुपये डी वैल्यू हुआ तब भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत पैसे बनाए और अब भी वो चाह रहे हैं कि इनके मुनाफे में रुकावट कोई ना आए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं खुद, मेरे लिए वो बहुत अजीज़ है। आज जो वैल्यूएशन है, आज की वैल्यूएशन 30 जून की मैं डेट की दे रहा हूँ, 243 रुपये 32 पैसे, ये हमारी वैल्यूएशन मॉडल में आती है। अच्छा। इट इज़ नॉट लाइक जी आई वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड और ये वैल्यू आ गई। अब आप आ जाएं, ये पहले भी हमने 235 की थी तो गोल्डमैन सैक 223 कह रहा था या 224 कह रहा था, ऑप्टिमस 243 कह रहा था और हम बीच में थे। अब सबसे पहले हमने शुरू किया, फिर इसके बाद ब्लूमबर्ग ने एक दी थी कि जी अगर $14 बिलियन का हो जाए तो 350 का डॉलर होगा। फिर हमने इसको वर्क बैक किया तो वही 240 का आ गया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, आर्मी चीफ भी कराची में कह चुके हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या इतने लोग तो झूठ नहीं हो सकते? अब क्या अगर कोई कदगन है आपके ऊपर तो आप कौम के सामने रखें। हम तो सच की बात सुनना चाह रहे हैं और अगर कोई ऐसी कदगन किसी ने कर दी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए मुनसल कौम, हम इसका फैसला देखेंगे कि क्या किया और अगर किसी ने गलत किया है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। यानी कि अब आपके नज़दीक वो स्टेज आ गई है कि हुकूमत अब जो भी करे सच बताए कि डॉलर 260-50 का क्यों नहीं है, क्यों ऊपर रखा है, और 2 साल से आप क्यों ऊपर रख रहे हैं जब इसकी कदर व कीमत कम है। अच्छा, और इससे नुकसान क्या हो रहा है ये भी ज़रा बताइए। मैं आपको बताया तो सबसे बड़ा नुकसान तो सबसे पहले आपको ये हो रहा है कि महंगाई की कदर व कीमत में इजाफा रहा। अब मैं आपको आज बताता हूँ, आपका 11% का पॉलिसी रेट है, ठीक है, जो आप घटाना नहीं चाह रहे। इन्फ्लेशन आपका 3.2% है। तो यह दुनिया के किस मुल्क में आपका 7.8% का डेल्टा है, यानी पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, जो आपका इन्फ्लेशन है उससे डबल ट्रिपल होके आ रहा है। दुनिया के किस मुल्क में, मुझे कोई भी हमें बता दे। और ये क्या वजह है, हम क्यों रखना चाह रहे हैं, हम क्यों ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हम क्यों इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। हर 1% पे हुकूमत 550 अरब का सूद अदा करती है। तो अगर हम 4% भी कम करें, जैसे ये पाकिस्तान बिजनेस फोरम या गौहर एजाज साहब की आप बात शायद कर रही हैं, एंड गौहर आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विद गौहर,
मैंने इनको कहा कि आप ज्यादा बता रहे हो। वो कह रहे हैं कि 6% पे आनी चाहिए। ये 6%, ये 4%, चले 6% आ जाए दिसंबर तक, उन्होंने कहा है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज कम से कम आप 4% या 3% तो कम करें, और कम से कम आप अपना 2000 अरब बचाएं। और 2000 अरब में से 1000 अरब मैं पहले आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ मीडिया पे, कम से कम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में दें। गरीबों की आप कोई ना कोई उनके लिए सोचें यार, उनकी जुम्मा है आप उनकी परवरिश। आप अगर 1000 अरब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दे दें तो आप देखें आपकी तकदीर बदल जाएगी। उन बेचारों के साथ सुलह रहमी करें आप, और खुदा खौफ करें। ये आप IMF के प्रोग्राम में रह के आप इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप इस कौम को बिल्ड कर। मेरा अपने लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कौम के लिए कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला था आपके प्रोग्राम में, आज भी बोल रहा हूँ, अगर मैं उस वक्त ये अलार्म बेल नहीं देता, रेड फ्लैग हम आपके प्रोग्राम से रेज नहीं करते, तो आज ये एक्शन नहीं होते। और ये कोई ऐसा नहीं हुआ है कि डॉलर की कदरों कीमत को इंपोर्ट की वजह से बढ़ी, सिर्फ सट्टे की वजह से। और ये हुआ कि स्मगलिंग जो हो रही थी क्रॉस बॉर्डर, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू, या अफगान स्मगलिंग या ईरान की स्मगलिंग, तो मलिक बुस्तान साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा है कि जी कि वो सामने बाहर खड़े होते हैं, वो ज़्यादा रेट दे के ले जाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, किसकी जिम्मेदारी है कि उसको रोका जाए? और ये अगर आप इन्होंने रोका है, थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग की। आज आप अगर अखबार में पढ़ेंगे, एक अखबारी तराशे में आया है मेरा ख्याल है डॉन में, कि एक मीटिंग और होनी थी बैंकों के साथ, वो भी नहीं हुई। वो हुई है पता नहीं, शायद उसके अंदर भी ये तय होना था कि यार आप क्या चाह रहे हैं। देखिए, जब IMF आ रही थी, जब केयर टेकर सेटअप था, जी जी, तो ये 286 से 276 आ गया था, ठीक है जी। अचानक से 3 दिन में 286 आ गया, कोई कदगन थी ना। आप कौम को क्यों नहीं बता रहे कि किसने कमिटमेंट किया है? ठीक है, कमिटमेंट की है किसी ने, ठीक है, बिल्कुल सही है, हुकूमत को बताना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप फर्ज करें महंगाई में कमी आती है, तो ये जो इन्फ्लेशन है वो डिफ्लेशन में चला जाएगा, और फिर आप कह सकते हैं कीमतों में कमी वाकई हुई है। अभी तो ये है ना, कीमतों के इजाफे में कमी वाकई हुई है। जी, या परचेजिंग पावर पैरिटी में ही कमी वाकई हो गई। और ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं कि मैं क्यों नहीं चाहता। अब इंपोर्ट आप खोलने की बातें कर रहे हैं, भाई आप मुझे बताएं, आप गाड़ियां इंपोर्ट करके क्या करेंगे? आप देखें हर दूसरे दिन आधे आधे पेज के बड़े बड़े इश्तिहारात, ये फलानी की EV आ गई, ये फलानी की, ये कहाँ से? डॉलर से ही जा रही है ना, ऑफिशियल इंपोर्ट हो रहा है। क्या जरूरत है, मुझे बताइए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और जो दूसरा इशू है हमारा तौला साहब, वो भी आपसे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, फिर चीनी एक्सपोर्ट की गई, फिर उसकी कीमत यहाँ से बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर वो सप्लाई कम थी और डिमांड उसकी ज़्यादा थी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा भाई अब इंपोर्ट ही कर लो, आवाम को चीनी तो खिलानी है। अब इंपोर्ट हो गई और चीनी की कीमत इस सारे फैसला साजी में बढ़ गई। यहाँ पर किसने माल बनाया, माल नहीं बनाया, किसी ने बनाया, यहाँ पर क्या हुआ? और हर दफ़ा ये साइकिल चलता है। मैंने कल भी एक मीडिया में यही बात की थी कि देखें, चीनी का एक बहुत बड़ा मसला है। चीनी मीठी होती है ना, तो मिठास में मार देती है हमें। इशू ये था कि आपके जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि जी हमने असेस कर लिया है कि जी चीनी होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इस रेट पे अवेलेबल होगी, और आप एक्सपोर्ट कर दें, आप एक्सपोर्ट अलाउ कर दें। अच्छा, आप डिसीजन लिया और आपको ये पता है बड़ा इसमें प्रोट्रैक्टेड एक चला, मीटिंगें चली, उसमें रेट तय हुए, सब कुछ हुई। अब एक अश्योरेंस दी थी शुगर मिल एसोसिएशन ने कि वी विल मेक श्योर कि ये चीनी इस रेट पे अवेलेबल होगी। नाउ इट इज देयर टर्न टू फुलफिल देयर प्रॉमिस। तो ये अब गवर्नमेंट का काम इस हद तक रह गया है कि उनको बोले भाई आप प्रॉमिस फुलफिल करें। तो गवर्नमेंट तो लेकिन लग रहा है बेबस हो उनके आगे। देखिए, बेबस अगर है तो मेरा ख्याल है फिर गवर्नमेंट तो ना हुई। गवर्नमेंट का काम ही बेबस होना नहीं है। गवर्नमेंट का काम ही होता है अपनी रेट चलाए। भाई अगर आपने एक एश्योरेंस दी है और आपने मुनाफा कमाया है तो आप अपने मुनाफे से हमें पैसे दें। आज भी शुगर की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $470 से ऊपर नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो 133 रुपए का पर केजी से ऊपर नहीं आ रहा शुगर का। और अगर मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, क्यों पाकिस्तान में तो ट्रांसपोर्टेशन होनी नहीं चाहिए, अगर ये एक्सपोर्ट भी करते हैं तो 133 से ऊपर इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो आज इनको ये मार्केट में 133 या 135 की अवेलेबल करनी चाहिए और 3-4 रुपये रख के 140 रुपये में आप दे सकते हैं विदाउट सेल्स टैक्स। बिल्कुल। तो सेल्स टैक्स आप ना लें और अब एक मरतबा आप ये क्रॉस लगा दें कि नेक्स्ट टाइम वंस बीटन ट्वाइस शाई, नेवर एक्सेप्ट देयर प्रॉमिसेस।
बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अशफाक यूसुफ तोला साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और जो मॉनेटरी टर्म्स हैं पाकिस्तान के रुपए के हवाले से, इस सारे मामले पर तोला साहब से बेहतरीन तज्जिया आपको कोई पेश नहीं कर सकता। और अब प्रोग्राम के आखिर में जिक्र रावलपिंडी में गैरत के नाम पर अपने ही खानदान के हाथों कत्ल होने वाली शादीशुदा खातून के केस में आज सामने आने वाली पेशरफ का। अब से 3 रोज़ कबल रावलपिंडी के इलाके पीरवधाई में अपनी मर्जी से दूसरी शादी करने वाली सिदरा को मकामी जरगे के सरबराह के हुक्म पर अपने वालिद, भाई और दीगर मुल्ज़िमान की जानिब से गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने की खबर सामने आई थी, जिसके मुताबिक मुतासरा खातून ने उस्मान नामी शख्स से 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में निकाह किया था और मकतूला ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था। जबकि सिदरा ने ये भी बताया कि पहला शौहर उसे ज़बानी तलाक दे चुका है। सिदरा के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद ने यह दावा किया है कि निकाह के 4 दिन बाद मुसल्लह अफराद ने उनको पहले धमकियां दी और फिर कहा कि निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो ताकि उसे बाज़ाब्ता तौर पर रुखसत किया जा सके। उस्मान के वालिद के बकौल उनके घर आने वाले अफराद सिदरा को अपने साथ ले गए और फिर पता ये चला कि उसे कत्ल कर दिया गया है। आज की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी मैजिस्ट्रेट की निगरानी में सिदरा की कब्र कुशाई और लाश की पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि सिदरा के बाप, भाई और पहले शौहर समेत 8 मुल्ज़िमान पहले ही पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं। इस केस के हवाले से मजीद जो अपडेट्स हैं उनके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ रावलपिंडी के नुमाइंदा शबीर डार साहब। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शबीर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि सिदरा के कत्ल के हवाले से आज मजीद क्या तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आई हैं? जी शिफा, आज मकतूला की डेड बॉडीज के जो नमूने हैं वो हासिल कर लिए हैं और ये सारा जो अमल है कब्र कुशाई का, ये इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास तार की निगरानी में हुआ और यहाँ पर डॉक्टर्स की भी टीमें आई थी। ये इस कत्ल के वाक़े में अब ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये जो कत्ल हुआ है ये एक फैमिली जरगे के नतीजे में हुआ है और ये जो सरबरा जरगे का था असमतुल्लाह खान, वो भी अब पुलिस कस्टडी में है और उसको भी आज कब्र की निशानदेही के लिए कब्रिस्तान बुलाया गया था और साथ जो और 4 मुल्ज़िमान है जिसमें गोरकन है, कब्रिस्तान के सेक्रेटरी है और एक रिक्शा लोडर का ड्राइवर है, जिस रिक्शे में इस मकतूला को घर से कब्रिस्तान तक ले जाया गया था पॉलिथीन बैग में ढांप के, तो उसको भी आज कब्रिस्तान में कब्र की निशानदेही के लिए इन चारों पांचों मुल्ज़िमान ने एक तो कब्र की निशानदेही की और उसके बाद जब मकतूला को कब्र से निकाला गया तो उन्होंने डेड बॉडी की भी निशानदेही की। अच्छा, ये जो अफसोस, ठीक है। अच्छा शबीर साहब, ये बताइए कि सिदरा के खानदान ने इस कत्ल को छुपाने की कोशिश किस तरह से की थी और फिर ये मामला खुला कैसे था एग्जैक्टली? जी, इस अफसोसनाक वाक़े का आगाज होता है 11 जुलाई, रवा माह 11 जुलाई से, क्योंकि 11 जुलाई को मकतूला की लड़ाई होती है अपने शौहर के साथ, जो इसका पहला शौहर है जो गिरफ्तार भी है, जियाउर रहमान। उसके साथ इनका लड़ाई झगड़ा होता है। ये घर चली जाती है अपनी वालदा के घर, क्योंकि इसके वालिद फौत हो चुके हैं, तो इनकी वालदा ने लड़की के चचा से शादी की है, यानी अपने देवर से शादी की है। तो ये अपने घर चली जाती है, अपनी वालदा को बताती है कि इसके जो शौहर ने उसको ज़बानी तलाक दे दी है। खैर, ये उसी रोज 11 जुलाई के दिन ही मुजफ्फराबाद जो दूसरा लड़का है उस्मान, जो सामने आ चुका है, जिन्होंने कल गिरफ्तारी भी दी है, उसके साथ मुजफ्फराबाद चली जाती है। वहां चूंकि वो सारा मामला जो है सामने आ चुका है, आपके भी इल्म में है कि उस्मान के वालिद ने इनका निकाह कराया, वहां जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयानात भी जमा कराए और उसके बाद इन्होंने अपना एक हल्फिया बयान भी जमा कराया कि वो अपनी मर्जी से आई है। अच्छा, ये 12 तारीख तक ये मामला है। उसके बाद 12 तारीख के 4 दिन बाद जो लड़की की फैमिली है, जो इस्मतुल्लाह खान है और इनके बाकी जो चचा हैं, वालिद हैं, वो रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद चले जाते हैं, लड़की को तलाश कर लेते हैं और उस लड़के के घर चले जाते हैं जिस लड़के के साथ लड़की ने दूसरा निकाह किया था, और वहां पर ये असला समेत उनके घर में दाखिल होते हैं, उनको डराते धमकाते हैं और जबरदस्ती लड़की को वापस ले आते हैं, ये कह करके अब जो कि निकाह हो चुका है लिहाजा हम लड़की को बाकायदा तौर पर इज्जत से रुखसत करेंगे। लेकिन जब ये लड़की 16 तारीख को घर इसको लाया जाता है रावलपिंडी फौजी कॉलोनी में, तो उसी रात
दोनों फैमिलीज का जिरगा बैठता है, दोनों फैमिलीज के लोग बैठते हैं, उसकी सरबराही इस्मतुल्लाह खान करते हैं। और इस्मतुल्लाह खान ठीक है। चूंकि इस फैमिली का सरबराह है, उसने ये बताया कि ये हमारी रवायत के खिलाफ है, लड़की घर से भागी है, लिहाजा इसको कत्ल किया जाए। उसके बाद इस लड़की का गला दबाया जाता है और हमारी मालूमात के मुताबिक इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ा गया, लेकिन जो गोरकन कब्रिस्तान के उन्होंने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें यह बताया गया है कि इस्मतुल्लाह खान ने कत्ल के बाद इस लड़की का घर में ही जनाजा पड़ा है और उसके बाद इसको कब्रिस्तान ले जाया गया और दफन किया गया और कब्र के निशानात ठीक है। भी मिटाए गए। ये कहानी 21 जुलाई को खुलती है, जब जो लड़का है जो इसका साबिक शौहर है, वो जब एक एफआईआर दर्ज करवाता है कि उसकी बीवी चली गई है जेवरात लेके, पैसे लेके। अच्छा, तो उसके ठीक। बाद ये कहानी सामने आती है, उसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शबीर डार। नाजरीन, हमें सिद्रा कत्ल केस के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।